अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों को अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छे बाजार भाव के लिए चने की कटाई, गहाई और भंडारण। गेहूं की फसल में बाली अवस्था पर किए जाने वाले जरूरी प्रबंध। अच्छी बढ़वार के लिए परवल की फसल में जरूरी कार्य। हमारे राज्य के जो किसान चने की खेती कर रहे हैं उनकी फसल परिपक्व अवस्था में कटाई के लिए तैयार है, लेकिन कटाई, गहाई और भंडारण के समय कुछ प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी है, तभी अधिक उपज मिलेगी और साथ ही उपज का बाजार भाव भी अच्छा मिलेगा। तो कौन कौन से हैं वो प्रमुख बिंदु, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। और इस समय हम देख रहे हैं कि किसान भाइयों, आपकी चने की फसल पकने को है, तो इस समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और इसकी जो थ्रेसिंग करना है, क्योंकि पहले तो आपको कटाई करना है और कटाई में हमें देखना है कि चने की जो फलियां हैं जैसे ही पीली पड़ने लगें और दाना हम उसको जो निकाल के देखें तो थोड़ा हार्डी हो जाए, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये पकने की स्थिति में है, तभी कटाई करें। अगर कच्ची कटाई कर लेंगे तो उससे उसकी गुणवत्ता भी खराब होगी और उसका वजन भी कम हो जाएगा और उत्पादन भी हमें कम मिलेगा। तो हम ये देख लें कि जब हमारा पौधा पीला पड़ने लगे, और पीला पड़ने का एक कारण कीड़ा बीमारी भी हो सकता है, लेकिन आप ये देखें कि मैच्योरिटी के समय अगर पौधा पीला पड़ेगा तो जब उसका दाना हम निकाल के देखेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा कि ये जो है मैच्योरिटी वाली अवस्था है, ये पकने की अवस्था है। उस पकने की अवस्था पर आप कटाई करें। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जिन किसान भाइयों ने अच्छा बीज कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से या विश्वविद्यालय के माध्यम से कहीं से भी खरीदा है, तो उसको बीज के रूप में आप जो प्रयोग कर सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, आप और बीज के रूप में प्रयोग करने के लिए थोड़ा सावधानी ये बरत लें कि खेतों में आप ये देखें कि उसमें जो भी दूसरी किस्म के पौधे आपको दिखाई दें तो उसको उखाड़ के अलग कर दें, और जो एक ही किस्म के पौधे हों उनको जो है आप जो है एक साइड में रखें, जिससे कि कोई मिलावट नहीं हो। तो हम अगले वर्ष भी उसको जो है बीज के लिए प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से फाउंडेशन या बीडर सीड किसान भाइयों को दिया गया है। जहाँ भी क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन है तो वहाँ उस बीज को जो अगले वर्ष भी हम जो है बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जो है ये चने की कटाई, क्योंकि आप जो है हसिया से ही करते हैं और आजकल जो दांतेदार हसिया आता है उससे जो आसानी से हो जाती है, जिससे कि हमारा जो फसल ख़राब नहीं होती है। दूसरा ये कि आजकल क्योंकि ज़्यादा बड़ा एरिया होता है तो हम कंबाइन से भी कटाई कराते हैं, तो कंबाइन में तो आपकी हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों साथ साथ होती है, कटाई और मड़ाई दोनों कार्य साथ साथ होते हैं। लेकिन बहुत बड़े एरिया में अगर चना लगा है तो वहाँ हम कंबाइन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन
जहाँ थोड़ा एरिया है और थोड़ी थोड़ी ज़मीन है किसानों के पास, वहाँ हमको जो है हाथ के द्वारा ही कटाई करनी है और कटाई करने के बाद में उसको जो है खलिहान में सूखने दें। क्योंकि अगर गीला हम निकालेंगे, चाहे आप जो है आदमी के द्वारा निकालें या जो है ट्रैक्टर के द्वारा निकालें या थ्रेशर के द्वारा निकालें, तो हम ये देखते हैं कि जब हम ट्रैक्टर के द्वारा निकालते हैं तो काफ़ी चना टूट जाता है, तो टूटने से हमारा काफ़ी नुकसान होता है। तो आजकल जो मल्टी क्रॉप थ्रेशर आ रहे हैं, उससे हम हर फसल का जो है चलना बदल करके और फसल को जो है हम निकाल सकते हैं। तो उन चलनों को जो है समय समय पे बदल दें। कि जैसे चना है, मोटे अनाज वाला फसल है, तो उसके लिए अलग चलना लगेगा। तो जैसे फसल के हिसाब से वो चलने को बदल लें और बदलने के उपरांत ही हम जो है उसमें जो थ्रेसिंग करें। दूसरा ये कि जो आरपीएम रहते हैं, आरपीएम को भी हम फसल के हिसाब से निर्धारित करें, क्योंकि अधिक आरपीएम पे चलाने पर जो है उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हमारा दाना भी कट जाता है और दाना जो है भूसे के साथ में चला जाता है। तो हमें फसल के अनुसार जो आरपीएम निर्धारित करना है। जो भी मजदूर कार्य कर रहे हैं वो ढीले कपड़े नहीं पहने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ढीले कपड़े पहनते हैं और कहीं उलझ जाते हैं, तो उससे जो है कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जैसे कभी कभी आग वगैरह लगने की संभावनाएं हो जाती हैं, तो वहाँ पानी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए खलिहान के पास में, जिससे कि कोई भी दुर्घटना होने पर हम जो है उससे जो है बचाव कर सकें। और थ्रेसिंग करने के बाद में आप ये देखेंगे उसको सुखाएं धूप में, और धूप में सुखाने के बाद उसको छाया में ठंडा करें और उसके बाद में भंडारण करें। क्योंकि हम जब गीला भंडारण कर देते हैं तो उसमें बहुत सारी फफूंदी आ जाती है और कीड़े भी आ जाते हैं, जिससे कि चने की क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती है और मार्केट अच्छा नहीं मिल पाता। तो किसान भाइयों, चने का जो थ्रेसिंग है और भंडारण है, इसमें अगर सावधानी बरतेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फसल जो अच्छी होगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान बीज उत्पादन के उद्देश्य से गेहूं की खेती कर रहे हैं, उनके लिए इस समय फसल की विशेष देखरेख करना जरूरी होता है, क्योंकि इस समय गेहूं की फसल बाली अवस्था पर होती है और इस अवस्था रोग और कीटों का प्रकोप होने पर बाली में दाने कमजोर हो जाते हैं, जिससे कि बीज की क्वालिटी खराब हो जाती है। इसलिए गेहूं के अच्छे बीज के लिए किन किन कार्यों को करना है, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कुमार से। सबसे पहले आप गेहूं की बीज उत्पादन के लिए बीज जो है आप सही सोर्स से लें, प्रामाणिक सोर्स से लें। बीज में किसी प्रकार की मिलावट ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। बीज उत्पादन के लिए लगी गेहूं की फसल इस समय बाली अवस्था पर है। इस समय किसान अपने खेतों का सतत निरीक्षण करें और खड़ी फसल में दूसरी प्रजातियों के पौधे या मुख्य फसल से अलग दिखने वाले पौधे को निकालकर नष्ट कर दें। अन्यथा कटाई के समय इनके बीज गेहूं के बीज के साथ मिल जाएंगे, जिससे बीज की क्वालिटी खराब हो जाती है। आप ये ध्यान रखें कि आपकी फसल में जो अवांछित पौधे हैं, यानी अनडिजायरेबल, जो पौधे उसे अलग दिखाई दे, एक समान न हो, उसे समुचित रूप से बाहर उखाड़ के फेंक देना चाहिए। इसके साथ साथ आप किसान बंधुओं को ध्यान रखना चाहिए कि जो उनकी पौधे हैं वो स्वस्थ हैं, उसमें किसी प्रकार की बीमारी, कीड़े मकोड़े का प्रकोप न हो। इस समय गेहूं की फसल में बाली में दाना बन रहा है और फसल की इस अवस्था में पौधे को नमी नहीं मिलनी चाहिए, अन्यथा बाली में बन रहे दाने छोटे और सिकुड़े हुए रह जाएंगे, जिससे बीजों की क्वालिटी तो खराब होगी ही, साथ ही अगले वर्ष जब इस प्रकार के बीजों को बोया जाएगा
तो इनका अंकुरण भी ठीक प्रकार से नहीं होगा। इसीलिए फसल में कब और कितनी मात्रा में सिंचाई दें, आइए जानते हैं। किसान बंधु को अपनी भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी को बनाए रखना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वो सिंचाई करते रहें। 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, परंतु किसान बंधु को इसमें अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए। इससे जो है समय पर पौधे तैयार नहीं होंगे और स्वच्छ दाने बनने में प्रॉब्लम होगा। गेहूं की फसल में इस अवस्था में आभासी कंडवा रोग का प्रकोप अधिक होता है। इस रोग में बाली काली पड़ने लगती है, साथ ही बाली में बन रहा दाना भी काला हो जाता है। इतना ही नहीं, जब रोग उग्रता बढ़ जाती है तब रोग ग्रसित पौधे की बालियों में से एक काले रंग का पाउडर निकलने लगता है, जो कि हवा में उड़कर दूसरे स्वस्थ पौधों को भी रोग ग्रसित कर देता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग ग्रसित बालियों को सावधानी पूर्वक पॉलिथीन में तोड़कर खेत के बाहर जाकर नष्ट कर दे। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से 2 ग्राम मैंकोजेब दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। फसल तैयार होने के बाद इसकी कटाई, गहाई और भंडारण के समय भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे बीजों की क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है। तो इसकी कटाई गहाई करते समय किन किन बातों का ध्यान दें, आइए जानते हैं। हमेशा अपने खेत को वो अपने ध्यान में रहकर उसकी देखभाल करते रहें, देखते रहें कि क्या इसमें किसी प्रकार की बीमारी लग रही है, भूमि में नमी है कि नहीं, दूसरे किस्म के पौधे हैं। और इसके जब सही समय आए तभी आपको किसान बंधु को खेत की कटाई करनी चाहिए। कटाई समय ये ध्यान रखना चाहिए कि भूमि में अधिक नमी नहीं हो। इसके बाद ये देखना होगा कि जो फसल है दाने अच्छी तरह से पक के तैयार हो गए हों। जब तोड़ने के बाद से अगर देखा जाता है कि जब समय आएगी ये पक कर तैयार होगा, तो अगर आप गेहूं की पौधे को ऊपर से बाली को तोड़ेंगे तो कट की आवाज़ आएगी। तो ये समझना चाहिए कि जो है फसल तैयार हो गई है। इसकी कटाई कीजिए। कटाई करने के बाद किसान बंधु को इसको दूसरे किसी भी फसल जो या बीज लगी हुई है उसके पास नहीं रखना चाहिए। इसे अलग रह करके इसके बढ़िया से थ्रेसिंग करना चाहिए। इसके साथ साथ इसका पैकिंग करना चाहिए। इसमें पर्याप्त मात्रा में जो नमी है उसको देखना होगा। उसमें अगर ड्राइंग करने की आवश्यकता हो सकती है वो ड्राइंग कर ले, और इसको अच्छी तरह से पैक करके और तब इसको भंडारित किया जा सकता है। और अगले बार आप जिसमें भी किसान बंधु इसके बीज उत्पादन के रूप में दे सकते हैं या खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, इन प्रबंधों को अपनाकर आप गेहूं की फसल से अच्छी क्वालिटी के बीज प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। परवल की खेती हमारे राज्य के दियारा क्षेत्रों में बहुत से किसान भाइयों ने की है और अभी उनकी फसल पुष्पन से लेकर फलन अवस्था पर है। और इस अवस्था पर फसल में सिंचाई के साथ साथ कीट व रोगों की रोकथाम करना जरूरी होता है। तो परवल की फसल में इन सभी कार्यों को आप कैसे करेंगे, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार। देखिए, हम उन किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहेंगे जो परवल की खेती कर रहे हैं। तो परवल की खेती करने के लिए अभी जाड़ा का मौसम समाप्त हुआ है, अब धीरे धीरे गर्मियों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो जब तापमान बढ़ने लगता है तो परवल की लत्तर भी बढ़ना शुरू कर देती है। ऐसे स्थिति में आप जो है उसके पौधों की साफ सफाई कर लें। और साफ सफाई का मतलब ये कि अगर उसमें कुछ सूखी टहनियाँ हों या इस तरह से हो तो काट छाट के निकाल लें। उसके बाद उसके जड़ों के पास निकाई गुड़ाई कर। परवल की फसल में इस समय खरपतवारों का प्रकोप अधिक होता है और ये खरपतवार फसल की बढ़वार में बाधा डालते हैं, इसलिए इनको समय समय पर निराई गुड़ाई करके निकाल देना चाहिए।
गुड़ाई के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए पोषक तत्व का प्रबंधन भी जरूरी होता है। तो आप पोषक तत्वों का प्रयोग कैसे करें, आइए जानते हैं। खाद उर्वरक के तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों का एक मिश्रण बना ले और प्रति पौधा लगभग 200 ग्राम मिश्रण जो है पौधे के आसपास डाल के हल्का से सिंचाई कर दें। फसल की इस अवस्था में पौधों पर विभिन्न प्रकार के रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है, जो कि पौधों का रस चूसकर उनकी बढ़वार को प्रभावित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे नियंत्रित किया जाए इन कीटों को। और इसी समय है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का भी प्रकोप परवल के टहनियों पर होगा, क्योंकि जब तापमान उठता है तो लाही जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है और थ्रिप्स और माइट भी आ जाते हैं। तो बेस्ट इसके निदान के लिए सबसे अच्छी दवा है कि कन्फीडर जो इमिडाक्लोरोपिड के नाम से आती है, उसको जो है 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के पौधों पर छिड़काव करें, तो इससे आपको निदान मिल जाएगा और पौधे जो है स्वस्थ रूप से आगे बढ़ेंगे। और बढ़ने के बाद अब इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग हमको लगता है या तो कुछ फसलों में शुरू हो गई होगी या शुरू होने वाली होगी। तो चूँकि मेल फीमेल इसमें अलग अलग पौधों पर होते हैं, तो फलों को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा प्लांट हार्मोन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे ह्यूमिक एसिड है या प्रोजीव है या मिराकुलान है। इनका जो है संतुलित मात्रा में पौधों पर व्यवहार करना चाहिए। और ये व्यवहार का सबसे अच्छा समय है कि जब पौधों में पहला फूल आने लगे या 10% फूल आ गया हो, उस समय से और हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर एक एक स्प्रे कर देने से इसमें फलों की संख्या अच्छी हो जाती है। क्रॉस पॉलिनेटेड फसल होने के कारण मेल फीमेल का रेशियो पर भी ध्यान देना होगा। अगर मेल फीमेल का रेशियो ठीक रहेगा तभी अच्छी फलत होगी। तो कम से कम 5% और अधिक से अधिक 10% मेल होने चाहिए, यानी 100 पौधे की बात करें तो 5 या 10 पौधे। परवल की लताओं की बढ़वार होने पर ये फैलने लगती हैं, इसलिए इन्हें लकड़ी या तारों से सहारा देना चाहिए, अन्यथा पौधों में बनने वाले फल व शाखाएं भूमि के संपर्क में आने से कई तरह के रोगों व कीटों की चपेट में आ जाते हैं। फसल में सिंचाई की बात है तो अगर समूचे खेत में सिंचाई करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पौधे जो है परवल के 1 मीटर गुड़े 1.5 मीटर या 1.5 मीटर गुड़े 2 मीटर पर लगाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पौधों के आसपास 1 फीट चौड़ी या 1.5 फीट चौड़ी आप नालियाँ बना ले और उस नालियों में पानी छोड़े, ताकि पौधों के जड़ों के आसपास ही पानी जाए, बाकी जगहों पर पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे खरपतवार या घास फूस भी कम निकलेंगे। कि जो किसान जमीन में करते हैं उनके लत्तर पौधों के जमीन पर रेंगते हैं तो तमाम कीड़े मकोड़े और घास पात उसमें संक्रमित करते हैं, जिससे पौधों का फलन फूलन या स्वस्थ फल कम मिलते हैं। ज्यों ही हम अलान पर या ढाट पर चढ़ाते हैं, मचान पर चढ़ाते हैं, तो पौधे ऊपर आ जाते हैं। तो उसमें एक तो हमको सिंचाई कम लगती है, दूसरे फल मिट्टी के संपर्क में नहीं आते हैं, तीसरे कीड़े मकोड़ों की संख्या कम हो जाती है, चूँकि पौधों के अंदर एरेशन यानी हवा का प्रवाह अच्छा होता है। तो ऐसी स्थिति में पौधों में फलन फूलन अच्छी हो जाती है, रोग ब्याध भी कम लगते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गुनापुरा, जिला मुरैना के कृषक महेश शर्मा ने। यह नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधि के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेश शर्मा जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि मृदा की उर्वरता लगातार बनी रहे और उर्वरता को लगातार बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें रासायनिक खाद के साथ साथ देसी खाद का प्रयोग किया जाए। पहले जब पशु बहुत थे देसी खाद खूब होता था, और जैसे जैसे है जो हरित क्रांति के बाद में ट्रैक्टर का प्रयोग बढ़ा, उस ट्रैक्टर के प्रयोग बढ़ने से किसानों के पास में है जो पशु कम होते गए, और पशु कम होने से अब स्थिति ये हो गई है कि काश्तकारों के पास में देसी खाद नहीं है। अब इस देसी खाद की कमी को पूरा करने के लिए किसान भाई क्या करें जिससे कि उनका उत्पादन लगातार बढ़ता रहे। तो इसको खाद अच्छा बनाने के लिए नाडेप कंपोस्ट बनाए, जिसमें 12 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा एक कंपोस्ट पिट बनाए, और कंपोस्ट पिट बनाते समय ईंटों से बनाए।
टांका बनाने के लिए आपको लगभग 1200 ईंटों की आवश्यकता होती है, जिसकी कीमत होती है 4000 से 4200 रुपए तक। इसके साथ ही साथ 1500 रुपए की रेत व सीमेंट लगेगी और 700 रुपए मजदूरी के लगते हैं। अतः एक टांका बनाने में 5000 से लेकर 5400 रुपए तक की लागत आती है। अब पूरी सामग्री एकत्रित करने के पश्चात आप उचित रूप से नींव भरकर जमीन के ऊपर एक आयताकार टांका बनाइए। टांका बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे टांका बनाते समय 1.5 फीट की दूरी पर छेद छोड़ दिए जाते हैं। छिद्र इस प्रकार रखे जाते हैं कि पहली लाइन के 2 छिद्रों के मध्य में दूसरी लाइन के छिद्र आएं और दूसरी लाइन के 2 छिद्रों के मध्य में तीसरी लाइन के छिद्र आएं। इसका उद्देश्य यह होता है कि टांके में बने छिद्रों द्वारा हवा का आवागमन होता रहे। वहीं जो पदार्थ या अतिरिक्त पानी हम टैंक में डालते हैं तो वो अधिक होने पर छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाएगा। और हर 2 वर्ग फीट के बाद में एक ईंट की बारी छोड़ दे, यानी कि चारों तरफ से है जो उसमें ईंट की बारियां हो, जिससे उसमें एक्सेस पानी हो जो बाहर निकल सके, हवा का आदान प्रदान हो सके। किसान भाइयों, 12 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 3 फुट गहरा खड्डा अगर अपने भारी जमीन तो जमीन के अंदर बना ले और हल्की जमीन तो जमीन के ऊपर ईंटों से अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। छिद्र इस प्रकार रखे जाते हैं कि पहली लाइन के 2 छिद्रों के मध्य में दूसरी लाइन के छिद्र आएं और दूसरी लाइन के 2 छिद्रों के मध्य में तीसरी लाइन के छिद्र आएं। इसका उद्देश्य यह होता है कि टांके में बने छिद्रों द्वारा हवा का आवागमन होता रहे। वहीं जो पदार्थ या अतिरिक्त पानी हम टैंक में डालते हैं तो वो अधिक होने पर छिद्रों के द्वारा बाहर निकल जाएगा। किसान भाइयों, इस कंपोस्ट पिट को भरने के लिए फसलों के अवशेष, दूसरा गोबर, तीसरा मिट्टी और चौथा चाहिए पानी। जिस किसान के पास में भी 1-2 गाय या भैंस है, उनके पास ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए लगभग 1300-1400 किलो फसल अवशेष चाहिए, लगभग 1.25 कुंटल खेत की मिट्टी, तालाब की मिट्टी या बड़ या पीपल के नीचे की मिट्टी हो जाए, लगभग 92 किलो अर्थात लगभग 1 कुंटल गोबर चाहिए और 1300-1400 लीटर पानी चाहिए। ये सब चीज़ें एक जगह पे इकट्ठी करने के बाद में इसकी भराई शुरू करते हैं। टांके को भरने से पहले उसके अंदर व बाहर चूने से पुताई कर लेना चाहिए तथा ध्यान रखें कि टांके में भरने वाली सामग्री में कोई मोटी लकड़ी, तना या पत्थर और कांच इत्यादि नहीं मिले होना चाहिए। भराई करने के लगभग आधा फीट कंपोस्ट पिट में कचरा बिछा देते, फसलों के अवशेष बिछा देते। बिछाने के बाद में इसमें 3-4 आदमी इसको बढ़िया दबाए। दबाने के बाद में इसमें 8-10 बाल्टी गोबर का घोल डालें और घोल डालने के बाद में इसके ऊपर आधा इंच बारीक मिट्टी बिछा दे। ये एक परत हो गई और इस परत तरह से अपन 8-10 परत लगाते हुए 3 फीट पे आ जाते हैं और फिर ऊपर लगभग 1.5 फीट आते हैं और उसके बाद में समाधि की तरह से गोबर और मिट्टी से लीप के इसको बंद कर देते हैं ताकि अंदर की गैस अंदर रहे, बाहर नहीं निकले। ये एक कंपोस्ट पिट की भराई हो गई। इसके बाद प्रत्येक 10 दिन के अंतराल से आप इस टांके का निरीक्षण करते रहें तथा जब कभी दरार दिखाई दे तो उसमें जल व गोबर मिलाकर डाल दें और दोबारा से सील कर दें। चूँकि टांके के अंदर की मिट्टी सामग्री पाचन क्रिया के कारण 15 से 20 दिन में 8 से 9 इंच तक अंदर तक की ओर दब जाती है। इसके पश्चात 1.5 फुट ऊंची पहले बताई गई सामग्री का उसी क्रम में आप भराव करें। इसके उपरांत फिर से मिट्टी और गोबर की मोटी परत से इसे लेप कर दें। अब आप इस टांके में जगह जगह बांस या संबल से छेद कर उसमें 3 किलोग्राम राख फास्फेट को 15 से 20 लीटर पानी में घोल बनाकर डाल दें। साथ ही अलग अलग छिद्र करके 500 ग्राम एजोक्टोबैक्टर और 500 ग्राम राइजोबियम कल्चर एवं 1.5 किलोग्राम स्फुर घोलक जीवाणु खाद को 15 से 20 लीटर पानी में घोल बनाकर 80 दिन बाद डालें, जिससे आपके कंपोस्ट खाद की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अब इन छिद्रों को पुनः बंद कर दें और 100 से 120 दिन में कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाएगी। एक बार में इस प्रकार के टांके से आपको 25 से 30 क्विंटल नाडेब खाद मिल जाएगी तथा एक वर्ष में इस टांके से आप लगभग 100 क्विंटल नाडेब खाद तैयार कर सकते हैं। ये जो कंपोस्ट पिट हुआ, इस कंपोस्ट पिट का खाद आपके 2 बीघे के लिए पर्याप्त है। तो 2 बीघे में जब अपन देते हैं तो 4 महीने में ये खाद तैयार हो जाता है। तो 1 महीने में अपन 3 कंपोस्ट पिट भर सकते हैं। तो 1 साल में अपन
6 बीघे जमीन को सुधार सकते हैं। और जहां अपन देसी खाद देते हैं वहां 3 साल तक अपन को खाद देने की जरूरत नहीं होती है। तो जो अच्छे किसान है वो अपने 15 से 20 बीघे जमीन है कंपोस्ट पीट से अच्छी कर सकते हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करकबेल जिला नरसिंहपुर की कृषक भोगीराम धाकड़ ने। यह मिर्च की फसल में लगने वाले कीट एवं रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो भोगीराम धाकड़ जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अभी किसान भाइयों में मिर्ची के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसे हम माथा बनना कहते हैं। किसान भाइयों, यह जो बीमारी है ये मुख्य रूप से सफ़ेद मच्छर या जो अपन थ्रिप्स कहते हैं उनके द्वारा इस बीमारी का संचारण होता है। मतलब ये कीड़े क्या करते हैं कि यह एक वायरल बीमारी है या वायरस जनित बीमारी है। जो सफ़ेद मच्छर और थ्रिप्स जो है ये इस बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे में संक्रमित करते हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि किसान भाइयों पहले कुछ पौधों में ये बीमारी थी, उसके बाद ये पूरा खेत में ये बीमारी फैल जाती है। तो इससे निजात पाने के लिए किसान भाइयों, जैसे ही इस बीमारी के लक्षण नज़र आवे उसी वक्त संक्रमित पौधे को आप उखाड़ देवें, नष्ट कर देवें और उसे फिर या जला देवें, या फिर मेलाथियान 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका छिड़काव करें। और जब ये बीमारी उग्र रूप ले लेती है या ज़्यादा इस बीमारी का संक्रमण हो जाता है उस वक्त किसान भाइयों डाइफेंथुरॉन या जिसे पेगासस के नाम से ये दवाई आती है, इस दवाई को 25 ग्राम को प्रति 15 लीटर पानी के अंदर मिलाकर अच्छी तरह से छिड़काव करने से ये इस बीमारी से अपने को निजात पाया जा सकता है। इसके लिए ध्यान रखें कि इस दवाई को सवेरे शाम के समय छिड़कें और जो इसके अंदर पाउच आता है उस पाउच को पानी के अंदर पहले एक डब्बे के अंदर इसको गला ले अच्छी तरह मिश्रित कर देवे और उसके बाद उसको टैंक के अंदर इसको मिला के अच्छी तरह एक अनुसार छिड़काव करें। दूसरी मुख्य रूप से मिर्ची में ये समस्या आती है जब इसमें फल लगने लगते हैं उस वक्त उसमें फल काले पड़ने लगते हैं और उनकी जो मिर्ची की जो किनारे होते हैं वो काले पड़ने लगते हैं, पत्ते भी काले पड़ने लगते हैं। तो इसको एंथ्रेक्नोज या शामवोड़ के नाम से भी जाना जाता है और आगे चल के ये फ्रूट रोट या फल गलन के नाम से ये हो जाती है और पौधा जो है आपका ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगता है। तो जैसे ये बीमारी नज़र आवे किसान भाइयों तो फोलिक्यूर नामक एक फफूंदी नाशक दवाई आती है, इसको आपको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसको छिड़कना है और इस छिड़काव को 15 दिन बाद वापस इसको दोहराना है। इसमें किसान भाइयों एक फल छेदक का भी आक्रमण होता है, तो इससे भी ये भी एक इसका मुख्य कीड़ा है जिसकी वजह से ये फलों के अंदर छेद कर देता है और उससे भी उस मिर्च की पैदावार में कमी आती है। तो इससे निजात पाने के लिए किसान भाइयों जब फल लगने लगे, पहले तो फूल आने लगे उस वक्त और फल लगने लगे उस वक्त मेलाथियान को हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करना चाहिए और उसके बाद अपने को कार्टप हाइड्रोक्लोराइड को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के मिलाकर इसको छिड़काव करना चाहिए। इस तरह किसान भाइयों मिर्ची में बताए गए सभी तरीकों या रसायनों का सही समय पर आप प्रबंधन करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी आमदनी और पैदावार में वृद्धि होगी। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी उपज के लिए खीरे की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य, लैंड लेजर लेवलर यंत्र की विशेषताएं और उपयोगिता। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।